purpose of this training is to provide overview about all electrical infrastructure used at a telecom site. Okay, the infrastructure is categorized mainly in two parts, active and passive. ठीक है, back है part that is active and passive. Equipments है उसके switches, antennas, transceiver system, microwave, link, all this come under active. Passive वो active को चलने में support, अगर थोड़ी देर के लिए भी बंद हो जाए तो इमेजिन क्या हो सकता है, अगर एक टावर पे कोई एंटीना अगर बंद हो जाए तो मतलब उस एरिया में कोई सिग्नल नहीं आएगा, जिसके रेवेन्यू लॉस होगा। और एक साइड पे अगर बंद हो जाए तो एक टावर से दूसरा टावर सब जुड़े होते हैं लिंक से, बीच में अगर एक टावर बंद हो जाए तो पूरा चेन टूट जाता है। ठीक है, तो इसलिए वी हैव टू एंश्योर दैट ऑल दिस इक्विपमेंट्स रन 24/7। ठीक है, तो फॉर दैट वी हैव लॉट ऑफ backup system, generators, battery bank and all those things. So those come under passive infrastructure. This is how a telecom site generally look. ठीक है, ये layout है साइट का कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ लगते हैं। Let me introduce first कि टावर्स कितने टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा जमीन से जो टावर होती है, ठीक है, ग्राउंड से एंटीना लगे रहते हैं टॉप पे, तो जो भी टावर ग्राउंड से लगी होती है दैट इज कॉल्ड जीबीटी, ग्राउंड बेस्ड टावर। लिख लो आप, जीबीटी मीन्स ग्राउंड बेस्ड टावर। इस पिक्चर में जैसे शो कर रहा है, नीचे से ग्राउंड से एक टावर उठी है, ठीक है, दिस इज जीबीटी। एक बिल्डिंग है, शहरों में जनरली मिलता है, 3 मंजिला बिल्डिंग, 4 मंजिला बिल्डिंग, उसके ऊपर एक टावर लगा दिया। दिस इज आरटीटी, रूफ टॉप टावर। एक बिल्डिंग के ऊपर सिर्फ पोल लगा दिए, 4-5 पोल, ठीक है, और पोल के ऊपर एंटीनास लगा दिए, दैट इज आरटीपी, रूफ टॉप पोल। आरटीपी, रूफ टॉप पोल। टावर और पोल में क्या डिफरेंस है? टावर में सेक्शंस लगेंगे, एंगल्स लगेंगे, मेंबर्स लगेंगे, जैसे ये हो, इसको बोलते हैं डायगोनल मेंबर। हॉरिजॉन्टली जो होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर, जो सपोर्ट के लिए जगता है। आप मैकेनिक्स पढ़े होंगे अपने बीटेक में, मैकेनिक्स में, ठीक है, डायगोनल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर, ताकि टावर की अल्टीमेट जो लोड है, वेट है, वो एक सेंटर पे रहे और टोटल बैलेंस रहे वेट, और जीरो हो जाए उसका वेट। समझ रहे हो? इसलिए एंगल्स और सेक्शंस लगाते हैं, जबकि पोल में ऐसा कुछ नहीं होता है। पोल में सिर्फ 4-5 पोल लगा दिए और पोल के ऊपर डायरेक्टली एंटीनास लगा दिए, वो क्या एक पर्टिकुलर डिजाइन का नहीं होता है। लेकिन टावर एक डिजाइन का होता है, डिजाइन के हिसाब से बनता है। ठीक है, तो आरटीटी, जीबीटी, आरटीपी, ये तीनों क्लियर हो गया। इसको छोड़ करके जो टावर, ये टावर है, ये ठीक है, अगर ये जो लेग है ये मे बी एंगुलर सेक्शन से हो सकता है, एंगल से, या फिर ट्यूब से हो सकता है, ट्यूबुलर। सो इफ इज एंगुलर, दैट इज कॉल्ड एंगुलर टावर। अगर उसे 4 लेग्स हैं तो 4 लेग एंगुलर। ट्यूब और एंगल में नहीं पता चले, देख के पता चल जाएगा। ट्यूब मतलब पाइप है, एंगल मतलब एल शेप एंगल होगा। ठीक है, समझ रहे हो? गोल गोल रहेगा, ट्यूब जैसे लेग रहेगा तो वो ट्यूबुलर है। एंगल्स से बने होंगे टावर, एल शेप से, तो वो एंगुलर है। ठीक है, नंबर ऑफ लेग्स 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। ठीक है, इन दिस पिक्चर 4 लेग है, ये कहीं 3 लेग भी लगता है डिजाइन के हिसाब से।
So if there are 4 legs and the main leg is angular, then the tower is 4 leg angular. ठीक है? And if the main leg is tubular and 4 legs are there, तो 4 leg tubular. Generally tubular में 3 leg tubulars होते हैं. ठीक है? That doesn't mean that 4 leg tubular available नहीं है. और वो टावर डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी डिजाइन का टावर कहाँ यूज हुआ. जनरली जो है सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है, SBC जिसे बोलते हैं, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, कहीं पे भी अगर टावर लग रही है, फर्स्ट वी हैव टू टेस्ट दी सॉइल, कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना लोड वो सॉइल अपने ऊपर ले सकता है, विथस्टैंड कर सकता है. आप जैसे यहाँ पे जो मिट्टी है और कोस्टल एरियाज में मिट्टी है, दोनों का बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग है. सैंड में वही डिजाइन की टावर नहीं लगा सकते जो आप यहाँ रॉकी एरिया में लगा सकते हो, क्योंकि सॉइल के डिपेंड करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोड है सॉइल को ही एब्जॉर्ब करना है. ठीक है? और टावर यहाँ से दिख रहा मतलब यहीं से शुरू नहीं होता है, इसका फाउंडेशन होता है बकायदा. ठीक है? 3 मीटर गड्ढा खोदते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू जो उसका डिजाइन है, अलग अलग टावर्स के अलग अलग डिजाइन होते हैं, डिजाइन के हिसाब से गड्ढा खोदा जाता है, उसमें नीचे से कास्टिंग होती है. कास्टिंग मीन्स कंक्रीटिंग वगैरह होती है डिजाइन के हिसाब से. ठीक है? दैट दोज आर ऑल सिविल थिंग्स. तो आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं, उसके ऊपर उतना अंदर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि सिविल से आपको उतना डील नहीं करना है. ठीक है? बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. वो नीचे से खड़ा होती है, जैसे बिल्डिंग खड़ा करते हैं उसके पहले गड्ढा करते हैं, फिर नीचे से पिलर्स उठती है, उसी हिसाब से होता है. ठीक है? और कौन सी डिजाइन कहाँ यूज होगी, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी. ठीक है? एक एजेंसी है जो सॉइल बेयरिंग टेस्ट करती है, लैब टेस्ट होती है उस सॉइल की. ठीक है? उस सॉइल पे पानी कितना तक वो पानी रोक सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना लोड, वो सारा एक पैरामीटर्स होते हैं. उसके ऊपर 5 न्यूटन मीटर से अगर ये है, ठीक है, कम है तो एक डिजाइन, 5 से ज्यादा है उस हिसाब से डिजाइन में चेंजेस होती है. ठीक है? हाँ पूनम. हाँ यार बोलो. किस बारे में? जेडी, ये मनीष सर कॉल कर रहा था, लेकिन अभी तो मैं ट्रेनिंग में हूँ. जेडी तो शाम तक बना पाऊंगा, अभी नहीं बना पाऊंगा, टाइम लगेगा, ऐसा थोड़ी ना बन जाएगा जेडी. ठीक है? ओके. तो इट इज क्लियर, ट्यूबुलर, एंगुलर, कैसे कौन सी टावर कहाँ लगती है. टावर इसकी विंड स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है डिजाइन. जैसे कोस्टल एरियाज में विंड स्पीड ज्यादा होता है, साइक्लोन का ज्यादा खतरा होता है कोस्टल एरियाज में. ठीक है? और यहाँ पे उतना हवा नहीं चलती है जितना कोस्टल एरियाज में चलता है, तो उसके ऊपर भी टावर का डिजाइन. जैसे एक टावर 170 kmph, 180 kmph, 160 kmph, उतना विंड विथस्टैंड करने के लिए टावर सेफ रहता है. ठीक है? तो जनरली कोस्टल एरियाज में जो लगता है 180 kmph का टावर लगता है, मतलब 180 kmph स्पीड, विंड स्पीड तक वो विथस्टैंड कर सकता है. अगर उससे ज्यादा हो तो शायद बेंड हो जाए, गिर जाए. ठीक है? यहाँ पे जो जनरली लगती है 160 kmph वाली लगती है. 180 160 डिफरेंस ये होता है कि उसका जो मेंबर्स हैं, एंगल्स है, उसका डायमेंशंस में चेंजेस होता है, उसका थिकनेस में चेंज होता है, और भी बहुत वेरियस एजेंसीज है डिजाइन की. ठीक है? रैम्बोल, शेल्ट्रा, SMS, बहुत सारे एजेंसीज है जो टावर की डिजाइनिंग करती है. अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस कौन सा डिजाइन कहाँ पे दे रहे हैं. ठीक है? एक एक बाउंड्री, एक साइट. ठीक है? मेन एंट्रेंस, filter where all the electrical equipments are housed. ठीक है? Then this is tower, this is generator set. ये एक आइडियल साइट इस तरह की होती है. ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एक साइट की.
इसमें जो सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स शेल्टर में लगाते हैं, दिस इज प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर, प्री फैब शेल्टर बोलते हैं जिसे। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे तुम लोग कभी जाते हो तो देखोगे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड साइड में, तो एक शेल्टर लगाते हैं, टेम्पररी शेल्टर कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे अलग अलग पैनल से बने होते हैं ये, ठीक है, होते हैं फैक्ट्री में कहीं बनाते हैं, शेल्टर साइट पे ले जा करके उसको असेंबल कर देते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर, अलग अलग पैनल से बनते हैं। और एक टाइप का शेल्टर दैट इज कंक्रीट शेल्टर। जनरली कंक्रीट शेल्टर या कंक्रीट रूम जो है आरटीटी साइट्स पे यूज होते हैं, रूफ टॉप साइट्स पे। बहुत कम 5% आउट ऑफ 100%, 5% के ऐसे साइट होंगे जहाँ पे सिविल रूम या सिविल शेल्टर यूज होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम। सिविल रूम या सिविल शेल्टर बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है एज कम्पेयर टू प्री फैब्रिकेटेड। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट कटिंग की बात आई, ठीक है, सो ये एलिमिनेट हो गई, अब ये भी आज आज के डेट में जो नई साइट बनती है उसमें ये चीज नहीं होता। इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स है वो तो हम हटा नहीं सकते हैं, 2000 जो बेसिक इक्विपमेंट्स वो तो चाहिए ही चाहिए। तो इसमें क्या रहता था, मीटर रहता था, एमसीबी मतलब प्रोटेक्शन डिवाइस रहता था, देन गार्ड रूम भी होता था, सिक्योरिटी गार्ड एक साइड पे। तो आज के डेट में सिक्योरिटी गार्ड को हटा ही दिए कॉस्ट कटिंग के चलते, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहेगा साइट पे, बिकॉज टोटल साइट इज इन ऑटोमेशन, ठीक है, तो कोई सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो इसके अंदर इक्विपमेंट्स लगते हैं वो बाहर कर दिए, आउटडोर कर दिए। मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दिए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाटर प्रूफ, एक सिंटेक्स का वो नहीं आता जिसमें वाटर प्रूफ कैबिनेट के अंदर लगा देते हैं, ठीक है। सो उसके चलते एक सिविल स्ट्रक्चर बनाने का खर्चा मेरा बच गया। 1.5 बाय 1.5 का शेल्टर बनता था, उसमें कितना कॉस्ट लगता है, तो वो पूरा बच गया मेरा, ठीक है। इसके अंदर जो बीटीएस, जो भी इक्विपमेंट, पीआईयू, एसएमपीएस जो भी लगता था, और आने लगे, आउटडोर इक्विपमेंट लगा देते हैं। तो वेदर से शेल्टर का मेन पर्पस क्या था कि एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, एक्सट्रीम क्लाइमेट से प्रोटेक्ट किया जाए अपने वैल्यूएबल इक्विपमेंट्स को। तो सारे इक्विपमेंट्स पहले तो वाटर प्रूफ, पानी वानी घुसने से खराब होता था। अभी क्या है कि एक कैनोपी, ऐसा कैनोपी IP55 कैनोपी जो वाटर प्रूफ कैनोपी है उसके अंदर लगे आते हैं, ठीक है। तो वो सारे इक्विपमेंट्स आउटडोर कर दिए। तो इससे क्या हुआ, मेरा शेल्टर का कॉस्ट बच। अगर मैं शेल्टर कंडीशनर लगाता था शेल्टर में वो कूलिंग पर्पस, वो एयर कंडीशनर भी एलिमिनेट हो गया सिस्टम से। तो ये अभी क्या, और कहीं क्या, ठीक है, तो मेरा बहुत खर्चा बच गया इसमें। और व्योम में तो कुछ नहीं होता है के ऊपर इक्विपमेंट्स, कोई केज नहीं, कुछ नहीं। इरेजर कौन सा है भाई, ये बोला ना, इरेजर ये है ना। पूरा एक साथ इरेज नहीं कर सकते हैं इसे।
जो साइट्स होती थी वो इंडोर साइट कहलाते थे, क्योंकि शेल्टर के अंदर सारे इक्विपमेंट्स लगती थी, तो दोज आर इंडोर साइट्स। अभी क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स आउटडोर बाहर एटमॉस्फेयर मतलब ऐसे रह रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दोज साइट्स आर कॉल्ड आउटडोर साइट्स। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइट्स, इंडोर साइट एंड आउटडोर साइट। डिफरेंस यही है कि इंडोर साइट में शेल्टर के अंदर सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, आउटडोर साइट में बाहर होते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? हा? एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? और एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अर्थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अर्थिंग नहीं है तो कोई भी चीज नहीं चलेगा। अगर तुम कोई ऑटोमेशन करना चाह रहे हो कोई चीज, तो ऑटोमेशन अर्थिंग के बिना नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सेफ्टी, और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थिंग। सबसे ज्यादा लाइटनिंग का इफेक्ट टावर पे होता है एक एरिया में, क्योंकि कोई हाई राइज टावर है, मेटेलिक बॉडी है, तो सबसे ज्यादा बिजली गिरने का खतरा उसी पे होता है, टावर पे। तो एक इलेक्ट्रिकल मेनली टेलीकॉम साइट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्थिंग। So to ensure we get proper earthing, we don't rely on earthing provided by electricity board. उनका earthing में generally faulty होता है. That's why we create a separate earthing system on our own at telecom site. तो एक earthing create करने के लिए मुझे सबसे पहले earth pit बनाने होंगे, ठीक है? तो मैंने 2 earth pit बनाया, मिनिमम 2 अर्थ पिट्स रिक्वायर्ड, ठीक है? और एक अर्थिंग सिस्टम सही है कि नहीं है तुम कैसे बताओगे? तो कुछ तो पैरामीटर होगा जिससे ये पता चले कि अर्थिंग सही है। तो अर्थिंग इज मेजर्ड इन ओम्स, ठीक है? अर्थिंग मतलब क्या है? एक लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर हाई सर्ज। अगर कोई हाई वोल्टेज ड्यू टू सम फॉल्ट या बिजली के चलते बहुत हाई वोल्टेज या हाई करंट फ्लो हो रहा है एक सिस्टम में, तो वो सिस्टम को डैमेज कर सकता है, इक्विपमेंट्स को। ह्यूमन सेफ्टी में भी इफेक्ट करेगा, सेफ नहीं होगा। तुम छू रहे हो कोई सिस्टम में, लग गया करंट, तो फिर डेंजर है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तुमको उस हाई वोल्टेज को ग्राउंड करना है। ग्राउंड कैसे होगा? हाई वोल्टेज सबसे लो रेजिस्टेंस पाथ उसे मिलेगा तो ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है? So for that you have to ensure that अर्थ पिट का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे लो हो, ठीक है? अर्थ पिट का रेजिस्टेंस नापने के लिए एक अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर एक आता है, अर्थ कैसे करते हैं वो हम आगे चल के स्लाइड से उसमें देखेंगे कि अर्थिंग कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट है अर्थिंग का, अर्थ पिट बनाने के लिए क्या करना होता है वो सब, ठीक है? एज ए स्टैंडर्ड जो है अर्थ पिट का जो रेजिस्टेंस है, इट इज लेस देन 2 ओम। लेस देन 2 ओम वैल्यू स्टैंडर्ड मानते हैं अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू। लेस देन 2 ओम है तो फिर सिमिलर सिस्टम ओके है, अर्थिंग सिस्टम। इसके प्रीवियस स्लाइड में जो तुम लोग देखे थे, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन एक साइट का, ये वही है। मीटर रूम, जनरेटर, शेल्टर, टावर। शेल्टर के अंदर इसमें मैंने शो किया है 4-5 इक्विपमेंट जो शेल्टर में लगते हैं जनरली। बीटीएस, ट्रांसमिशन रैक, पीआईयू, बैटरी बैंक, एसएमपीएस। इनमें से ये 2 चीज, ट्रांसमिशन रैक, दीज आर एक्टिव इक्विपमेंट्स। PIU, SMPS and battery bank are passive equipments. BTS 48 volt DC सप्लाई से चलती है। So to provide, these are my supporting equipment.
PIU it acts like a डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, ठीक है। तो ये पैनल से मेरे पावर SMPS में जाएगी, SMPS से डिस्ट्रीब्यूट होकर के BTS एंड ट्रांसमिशन रैक में जाएगी। वो लेआउट डायग्राम जो है वी विल सी इन कमिंग स्लाइड्स। नेक्स्ट करो भाई वहीं से। ये सेम चीज आउटडोर साइड, ठीक है। इन केस ऑफ शेल्टर आउटडोर बेड या केज है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड करो। ये पावर फ्लो डायग्राम है, कौन से इक्विपमेंट से कौन से इक्विपमेंट में पावर फ्लो होता है, कौन सी डायरेक्शन में, डायग्राम। सबसे ईबी से अगर कोई भी पावर सिस्टम में सबसे पहले करंट कहाँ से आता है, ट्रांसफार्मर से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से। सो ट्रांसफार्मर से पावर गया मीटर पे, मीटर से प्रोटेक्शन डिवाइस पे, दैट इज MCCB, प्रोटेक्शन डिवाइस से PIU, दैट इज पावर मैनेजमेंट यूनिट और पावर इंटरफेस यूनिट, पावर इंटरफेस यूनिट से स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS, till power management unit the current is alternating current, okay, from SMPS it is DC current because SMPS converts AC to DC, ठीक है। switch mode power supply, SMPS convert AC to DC, SMPS will convert 230 to -48 volt DC. We require -48 volt DC to run our active equipments, -48 volt, -48 वोल्ट से चलती है, नॉट +48 वोल्ट। -48 वोल्ट इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, -48 वोल्ट से चलती है। उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। रीजन दो रीजन है, दोनों हाइपोथेटिकल रीजन है, कोई भी अभी तक एस्टेब्लिश्ड रीजन नहीं है क्यों -48 वोल्ट है। जनरल कन्वेंशन एक स्टैंडर्ड मान लिया गया 48 वोल्ट माइनस से चलेगा, ठीक है, और वो आगे चल के डिस्कस करेंगे क्यों -48। सो SMPS, SMPS का आउटपुट BTS एंड ट्रांसमिशन रैक पे चले गया। सो दीज आर माय एक्टिव इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट में पावर मिल गया। इन केस मेंस जो है क्या, मान लो देयर इज नो मेन, सो एट दैट टाइम SMPS will not convert AC to DC because SMPS will not get input, AC input तो आएगा ही नहीं उस पे। So how will it convert? So there is, we have to arrange a alternative system to provide that 48 volt DC supply, okay। So उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैटरी, this is not a battery, this is a combination of multiple batteries, ठीक है, that's why it is called battery bank, a bank of batteries। जो in series then we will get 48 वोल्ट, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट करने से वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा वोल्टेज, वोल्टेज ऐड होगा, करंट सेम रहेगा डीसी सिस्टम में। सो इन 24 सेल्स मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, 24 सेल्स बैटरी में होते हैं। अल्टीमेटली 2 सेल मुझे मिलेंगे कनेक्ट करने के बाद, प्लस और माइनस, इससे मैंने पावर लिया। सो 28 वोल्ट फॉर 24 सेल्स कॉम्बिनेशन करने से 48 वोल्ट मुझे मिल गया, ठीक है। तो ये 48 वोल्ट तो ऑलरेडी डीसी है, तो नो नीड टू कन्वर्ट इट टू डीसी अगेन। SMPS ऑलरेडी आउटपुट जा रहा है डीसी आउटपुट, क्योंकि MCBs लगे हैं जहां से डीसी आउटपुट जा ही रहा है। तो मैंने कनेक्ट कर दिया ताकि ये डायरेक्ट पावर चले जाए, ठीक है, 48 वोल्ट SMPS में। अब आफ्टर सम टाइम बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि बैटरी चलते रहेगा। अब इसमें जितना लोड करोगे, एक BTS है तो मान लो ये 10 घंटा चल रहा है, यहाँ पे तो बैटरी 10 घंटा चलेगा, वो तो जल्दी डाउन हो जाएगा बैटरी। तो एक टाइम के बाद बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब मेंस अभी भी नहीं है मेरा, तो उस टाइम में क्या मैं यूज करूंगा, जनरेटर, ठीक है।
में दिक्कत ये है कि मान लो बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद जनरेटर चालू होगा, कोई आदमी चाहिए जनरेटर चालू करने के लिए, तो उतने में तो पावर डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि बैटरी तो ऑलरेडी डिस्चार्ज है, पावर तो डिस्कनेक्ट हो गया, साइट तो डाउन हो गया। साइट डाउन मतलब साइट ऑफ एयर मतलब बंद हो गया क्योंकि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ पावर। तो मेरा तो लॉस हो गया ना, वहाँ पे लॉजिक सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। डीजी चालू होगा 5 मिनट 10 मिनट बाद चालू होगा, फायदा क्या है, साइट तो बंद हो गया, फाइन तो बंद हो जाता है, तो इंडस के ऊपर हेवी फाइन लगता है ऑपरेटर से, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर आर टेनेंट्स ऑफ इंडस। साइट का ओनर इंडस या वोडाफोन है। इंडस व्योम XYZ कंपनी, पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है, दे आर द ओनर ऑफ साइट, दे बिल्ड द साइट एंड गिव इट ऑन रेंट टू द ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर का इक्विपमेंट कोई वजह से बंद होता है, सो दे इम्पोज हैवी पेनल्टी ऑन इंडस, उनका रेंट जो है उससे डिडक्शन कर देता है वो, तो इंडस का तो यहाँ रेवेन्यू लॉस हो गया। सो टू एंश्योर देयर इज नो interference in power supply, okay, there is no interruption in power supply, sorry, all these things are automated। जैसे ही बैटरी एक सेट वैल्यू के नीचे आती है, बैटरी की वोल्टेज, डीजी अपने आप चालू हो जाती है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर? हाँ हाँ, डिस्चार्ज होने की बात ही कर रहा हूँ। देखो P जो है V और I पे डिपेंड है, P इक्वल टू वी आई, ठीक है। P दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड है, V एंड I। I तो तुम्हारा कांस्टेंट है लोड, एक BTS एक ट्यूबलाइट 5 एम्पियर लोड ले रहा है, तो 5 एम्पियर ही लेगा ना वो। बैटरी के कंडीशन में डिस्चार्ज होते होते वोल्टेज कम होते रहता है, ठीक है। आइडियली एक सेल जो है बैटरी बैंक का, दैट इज 2 वोल्ट आइडियली, बट प्रैक्टिकली 2.2 2.25 वोल्ट तक मिलती है एक सेल से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 24 सच सेल मेक्स 54 वोल्ट, 53.5 54 वोल्ट अगर फुली चार्ज है तो, ठीक है। 4 वोल्ट से वो कम हो के 50 48 वोल्ट पे जाएगी। एट दैट टाइम सम, इस सिस्टम में बताऊंगा आगे क्या है वो सिस्टम। सिस्टम विल सेंस दैट बैटरी इज गेटिंग डाउन, इट हैज गॉन टिल 47 वोल्ट, और आगे अगर और कम होगी तो BTS बंद हो जाएगी, तो उसकी वजह से इट विल सेंड अ स्टार्ट कमांड टू डीजी, डीजी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट। वो जो सेंसिंग सिस्टम है, वो जो ऑटोमेशन सिस्टम है, वी विल डिस्कस इन कैसे ऑटोमेशन होता है, ठीक है। दैट इज ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस सब कुछ ऑटोमेटिकली चलता है। ऑटोमेशन नहीं होता तो क्या होता होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वो देखेगा भाई कितना वोल्टेज है, वो फिर डीजी मैनुअली स्टार्ट करेगा, डीजी स्टार्ट होने में 5 मिनट लगता है, तो इतने में तो इन सब ये आइडियली, ठीक है। सो हाउ द, बट ऑटोमेशन डिस्कस करने के पहले लेट अस डिस्कस कि ऑटोमेशन में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो भी SMPS क्या है, बैटरी बैंक क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ईच एंड एवरी इक्विपमेंट को हम इंडिविजुअली स्टडी कर लें। उसके बाद फिर एक सिस्टम में ये सारे इक्विपमेंट्स टुगेदर कैसे वर्क करती है ऑटोमेशन में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ईच एंड एवरी इक्विपमेंट को डिस्कस कर लें कि उसका रोल क्या है ऑटोमेशन में। आगे बढ़ जाओ भाई। तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि ट्रांसफार्मर से मीटर में कनेक्शन गया, ठीक है। ट्रांसफार्मर से मीटर में कनेक्शन, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इनकमिंग में सबसे पहले लगता है मीटर, ठीक है। मीटर किस लिए लगाते हैं?
किस लिए? पावर, पावर कंजम्पशन मतलब एनर्जी कंजम्पशन, कितना एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंज्यूम कर रहा है, किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट इज पावर बट किलोवाट आवर इज एनर्जी। एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उसके हिसाब से बिलिंग होता है ना, ठीक है। तो उसी के लिए हम एक मीटर लगाते हैं। मीटर के बाद क्या होता है? प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, ठीक है। पहले प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं होगा, पहले मीटर उसके बाद प्रोटेक्शन डिवाइस, कि पहले प्रोटेक्शन डिवाइस फिर मीटर? सबसे पहले मीटर उसके बाद फिर प्रोटेक्शन डिवाइस। अब प्रोटेक्शन डिवाइस कैन बी मल्टीपल टाइप्स, बहुत सारे प्रोटेक्शन डिवाइस की आप सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हो, ठीक है। आप नॉर्मल फ्यूज यूज कर सकते हो, तो जो आपकी मर्जी आप कौन सी यूज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो साइटों पे जो लगती है दैट इज जनरली फ्यूज, पहले फ्यूज लगती थी। फ्यूज कौन कौन से टाइप के हैं? किटकैट फ्यूज, ठीक है। किटकैट फ्यूज मतलब एक चैम्बर के अंदर, मतलब एक सॉकेट के अंदर एक फ्यूज लगाएं, ठीक है। और वो जब एक पर्टिकुलर लोड के बाद वो फ्यूज गल जाएगी। अगर मान लो 100 एम्पियर का फ्यूज लगाएं, तो अगर 1 विल मेल्ट, वायर्ड वाला जो फ्यूज है, हाँ, तो उसको तुम्हें मैनुअली करना पड़ेगा उस फ्यूज को, ठीक है। तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दैट फ्यूज। तो इसके चलते एक नया सिस्टम, तो ये सर्किट ब्रेकर है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूज एंड ब्रेकर, ठीक है। कि मान लो ये 100 एम्पियर का सर्किट एमसीसीबी है, so if a current of more than 100 ampere flows through this fuse, flows through this MCCB, then this MCCB will trip, trip मतलब अपने आप ऑफ हो जाएगा, ओके। फिर तुम रिसेट कर दोगे, हो जाएगा। तो तुम्हें इसका लाइफ जितना दिन है उतना दिन चलेगा। एम्पियर के एमसीसीबी में मान लो तुम दो, इसके इंटरनल पार्ट्स गल जाएंगे, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हो गया तो। सो इस एमसीसीबी में क्या होता है कि रिले सिस्टम लगा है, ठीक है, स्प्रिंग सिस्टम लगा है, इट्स एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। अगर तुम बोलोगे इट्स नॉट सिंपली इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग सिस्टम है। ट्रिप हो जा रहा है, फिर तुम उसको मैनुअली रिसेट कर दे रहे हो, तो मैकेनिकल सिस्टम है ना, वो मैनुअली रिसेट कर रहे हो। हाँ, लॉजिक वही है कॉन्ट्रैक्टर वाला। हम लोग जैसे नॉर्मल स्विच यहाँ जो देख रहे हो, इस टाइप की स्विच भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्विच की क्या है कि रेटिंग काफी कम होती है, इतना हाई एम्पियर करंट नहीं लेती है स्विच में। So that's why there is one alternative of this switch, that is MCB. ये MCCB है, इनकमिंग में लगती है, इसको हटाओ। one MCB is there। MCB का मतलब क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसका फंक्शन ये है, it acts like a switch to open or close the circuit, and it also has an inbuilt feature for protection, ठीक है। अगर इसमें स्विच में अगर हाई करंट फ्लो कर रही तो स्विच विल मेल्ट, बट इन केस ऑफ एमसीबी इट विल ट्रिप, फिर तुम उसको मैनुअली रिसेट कर दो। लेकिन वो थोड़ी सी एज कंपेयर टू एमसीसीबी, एमसीबी में क्या है कि एमसीबी की रेटिंग कम होती है, रेटिंग मतलब उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, देन इंडिविजुअली आप उसे डिस्ट्रीब्यूशन पे यूज करते हो, इनकमिंग पे नहीं, ठीक है। 10 इक्विपमेंट लगे हैं, तो 10 इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करने के लिए 10 एमसीबी लगा है। लेकिन एमसीसीबी क्या है? पूरा सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इनकमिंग पे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा लोड तो इनकमिंग पे होती है, 10 इक्विपमेंट है, 10 इक्विपमेंट का क्यूमुलेटिव लोड तो इनकमिंग पे आ रहा है,
तो मीटर से एमसीबी से आगे जो भी केबल्स लगेंगे सिस्टम में, वो सारा डिफाइंड है कि कितना स्क्वायर mm का केबल होना चाहिए, कितना स्पेसिफिकेशन का केबल होना चाहिए, एल्यूमिनियम का होना चाहिए, कॉपर का होना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स आर डिफाइंड। वो एक चार्ट है, एंड आई थिंक आई हैव शेयर्ड द चार्ट विथ यू, ठीक है, कि वो चार्ट अभी आगे देखेंगे, वो चार्ट में क्या लिखा है, कौन सी केबल कितनी रेटिंग की होनी चाहिए, क्या शेल्टर के अंदर पावर शेल्टर। अब शेल्टर में क्या क्या इक्विपमेंट्स है? सबसे पहला इक्विपमेंट जहाँ पे पावर जाता है दैट इज PIU, पावर इंटरफेस यूनिट। PIU का काम क्या है? हाँ, PIU में एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। PIU के अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर है, दैट इज कॉल्ड LCU, लाइन कंडीशनर यूनिट। तो जहां ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? वोल्टेज रेगुलेट करता है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो वोल्टेज स्टेबलाइजर घर में होता है, हम फ्रिज वेज में लगाते हैं, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो ऑटोमेटिकली वोल्टेज कम भी करता है, ज़्यादा भी करता है, ठीक है। सो दैट इज ऑटो ट्रांसफार्मर, उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर नहीं, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांस व्हाट इज ऑटो ट्रांसफार्मर? सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में दो अलग अलग सर्किट होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग है, ठीक है। सो उसी में स्टेप अप अगर रिक्वायर्ड है, माइनर फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज को ये रेगुलेट करता है। अगर ट्रांसफार्मर के इनपुट रेंज के अंदर वोल्टेज है तो आउटपुट कांस्टेंट देता है 230 वोल्ट। PIU so it will give output of 230 volt constant, but that depends upon the model of LCU, जो हर मैन्युफैक्चरर का अलग अलग रेटिंग होता है, ठीक है, किस हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। समझ में आया? इट कंट्रोल्स फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज। सबसे पहले सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर था EB का ट्रांसफार्मर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। व्हाट डज दैट डू? द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 11 kV लाइन से 230 वोल्ट सिंगल फेज, 440 वोल्ट थ्री फेज लाइन में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वहां पे। अब जरूरी थोड़ी ना है कि वहां पे 230 वोल्ट कॉन्स्टेंटली आएगा। गांव साइड में देखो लो वोल्टेज का बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए LCU का यूज होता है। तो अगर कहीं माइनर फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज है तो उसको कंट्रोल करता है। देन PIU also acts like a panel, distribution panel. PIU also helps in automation. समझ रहे हो? तो मेनली बेसिकली और PIU का, लेकिन बेसिक फंक्शन जो है तीन, दैट इज इट एक्ट्स लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, it controls fluctuation in voltage, and it helps in automation. How does it help in automation? That we will discuss after discussing the individual equipments. लेकिन ये सारे चीज कहाँ लगा हुआ है? एक शेल्टर के अंदर। शेल्टर क्यों लगा है? उसका कुछ इंपॉर्टेंस है शेल्टर का, तभी शेल्टर के अंदर सारे इक्विपमेंट लगाए हैं। तो व्हाट इज शेल्टर, वो यहाँ लिखा है। शेल्टर इज required to protect highly sophisticated and expensive communication equipment. The function of shelter is to protect the equipment required for GSM or CDMA network from harsh outside environment. आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है आज के दिनों में तो 40-45 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। बारिश की वजह से इलेक्ट्रिकल यूनिट खराब हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पानी से बचना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एनक्लोजर दैट इज शेल्टर में रखते हैं, ठीक है। तो यू गो थ्रू दिस, बाद में आप देख लो इसमें क्या क्या शेल्टर का यूज क्या है।
आज के डेट में कहीं सकता है। प्रीफैब शेल्टर, प्रीफैब्रिकेटेड शेल्टर provides protection to all the equipments from extreme climatic condition। एक बार पढ़ लो, इसमें कहीं डाउट है तो पूछो। इन सबका आवाज भी रिकॉर्ड हो रहा है क्या इसमें, सिर्फ मेरा? मान लो कोई क्वेश्चन वोश्चन पूछा, वो रिकॉर्ड नहीं हो। सैटेलाइट्स पे माइक रख देते हैं यहाँ पे, सबका आवाज रिकॉर्ड होता है। तो आपको कहाँ कहाँ पे डाउट? एंटी स्टैटिक मैट पे? हाँ, शेल्टर का साइड व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। शेल्टर का एंट्री डोर है, ये एयर कंडीशनर है, ठीक है। ये बल्क हेडलाइट है। बल्क हेडलाइट मीन्स बाहर में, शेल्टर के बाहर एक लाइट, तो घर के बाहर लाइट नहीं होता है, ठीक है, उसे शेल्टर के बाहर लाइट, ताकि लाइट नाइट में इल्यूमिनेशन रहे वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड बल्क हेडलाइट, ठीक है, जो कि इसके ऊपर होती है, जनरली डोर के ऊपर होती है। इट हैज अ स्विच दैट इज आल्सो आउटडोर, बाहर से ही इसको कंट्रोल कर सकते हो लाइट को, ठीक है। दैट इज दैट स्विच इज कॉल्ड आउटडोर स्विच, बल्क हेडलाइट स्विच, ठीक है। शेल्टर के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। इफ यू आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। अर्थिंग बॉडी में कहीं अगर मान लो कहीं से अर्थिंग आ जाए, अर्थिंग बोल रहा हूँ सॉरी, कहीं से लाइव वायर शॉर्ट सर्किट की वजह से कहीं वोल्टेज आ जाए बॉडी में, अगर यू आर वर्किंग देयर तो आपको शॉक लग सकती है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि यू यूज बूट्स, इंसुलेटेड बूट्स यूज करना चाहिए, ताकि शॉक से बचा जाए। शेल्टर का जो फ्लोर है दैट इज ऑफ प्लाईवुड, ठीक है, प्लाईवुड का फ्लोर होता है शेल्टर का। उसके ऊपर हम एक एंटी स्टैटिक मैट, रबर मैट, एंटी स्टैटिक मैट मीन्स रबर मैट, रबर मैट बिछा देते हैं, ताकि आप जब काम कर रहे हो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर, तो आपको शॉक ना लगे, क्योंकि इट्स एन इंसुलेटर, रबर इज एन इंसुलेटर, रबर मैट लगा दिए तो वो इंसुलेशन का काम कर रही है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही तो आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो दैट इज एंटी स्टैटिक रबर मैट। पीछे कर दो भाई। उसके बाद फिर फ्लैशिंग। शेल्टर के अंदर बहुत सारे केबल्स घुसती है, अंदर इतने सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, जो ईबी से जो कनेक्शन आया, आफ्टर फ्यूज इट गेट्स इनटू शेल्टर, दैट कनेक्शन गोज फ्रॉम बॉटम ऑफ द शेल्टर। जैसे अंडरग्राउंड से केबल लेके आए हम और शेल्टर के नीचे से लेके गए, लेकिन जो केबल्स टावर से जो केबल आ रहे हैं शेल्टर के अंदर जो जा रही है फॉर बीटीएस ट्रांसमिशन रैक, जो केबल्स आती है, ये टावर है, घुसती है ऊपर से शेल्टर के अंदर, केबल ट्रे के एक होता है ना, एक ट्रे के अंदर से केबल्स ले जाते हैं, ठीक है। अगर इफ दैट केबल ट्रे इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल केबल ट्रे। इफ दैट केबल ट्रे इज वर्टिकल, जैसे और के ऊपर केबल्स ले जाना है, वो भी ट्रे के, दैट इज वर्टिकल केबल ट्रे, ठीक है। सो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल केबल ट्रे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, बीच में वर्टिकल सपोर्ट देते हैं और नीचे में उसको सीमेंटेड कर देते हैं वर्टिकल सपोर्ट को, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल पेंडुलम। समझ में आ रहा? केबल तो क्योंकि बहुत लंबी केबल ट्रे है, की वजह से केबल ट्रे बेंड हो सकती है ना, अगर बीच में कोई सपोर्ट ना रहे तो, इसलिए बीच में सपोर्ट देते हैं वर्टिकली, दैट इज वर्टिकल पेंडुलम, ठीक है। तो द प्लेस where these cables enter the shelter, we have to cut the shelter। साइट लेआउट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि केबल कहाँ से एंट्री कर रही है। कोई कुछ साइट पे यहाँ से केबल, कहीं अगर टावर शेल्टर के गया है तो पीछे से आएगी केबल,
कभी फ्रंट में टावर लगा शेल्टर के तो फ्रंट से जाएगी केबल। सो जहां से भी केबल एंट्री पॉइंट होगी वहां पे मुझे कट करनी होगी केबल शेल्टर को, ठीक है। शेल्टर को कट करने के बाद वहां पे हम एक प्लेट लगाते हैं इस तरह की, ठीक है, जिसमें होल्स होते हैं बहुत सारे, रबर के होल्स होते हैं सब, ठीक है। इसके अंदर से केबल्स आती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड WFT और रॉक्सटेक, ठीक है, रॉक्सटेक ROXTEC। WFT पुराने मॉडल के जो आते थे उसे WFT कहते थे, अभी जो नए मॉडल के आते हैं उसे रॉक्सटेक कहते हैं। ठीक है, शेल्टर दुमने ऐसा लगती है, ठीक है। दिस डजंट मीन दैट कि इसको जो एजेस है यहाँ से तो एयर गैप रह ही जाएगा। शेल्टर को काट के तुम लगा नट बोल्ट से इसको टाइट कर दिया शेल्टर पे, लेकिन एयर गैप एक रह जाएगा एजेस से, ठीक है। सो यू हैव टू सील दैट एयर गैप। कैसे सील करते हो? सिलिकॉन जेल से। सिलिकॉन गन आती है, उसमें सिलिकॉन जेल रहती है, तो सिलिकॉन जेल चारों तरफ करने के बाद सील हो जाएगी, ठीक है। प्रोसेस शेल्टर के इनसाइड से और शेल्टर के बाहर से, क्योंकि शेल्टर का जो have to ensure that before you install this WFT and in that cutting, उस कटिंग पे जब ये तुम WFT लगाते हो उसके पहले you have to ensure that foam is sealed, ठीक है। वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आई विल फोटोग्राफ व्हाट मीनिंग ऑफ फ्लैशिंग, ठीक है। फ्लैशिंग में फोटोग्राफ में तुमको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। वो जो सील करते हैं अंदर से फोम को, that is called flashing. How it is done we can better understand by seeing the photograph, ठीक है। हाँ, सील इसलिए करते हैं कोई एयर गैप ना रहे, क्योंकि अगर एयर गैप रह जाएगी तो एयर कंडीशनर विल नॉट वर्क एफिशिएंटली, ठीक है। और अगर एयर गैप क्या बहुत बड़े बड़े गैप्स हो जाते हैं। ये बहुत सारे होल्स हैं इसमें रॉक्सटेक में, ठीक है। अगर मान लो मैंने 4 ही होल यूज किया, बाकी होल यूज नहीं किया, मुझे रिक्वायरमेंट 3-4 होल्स में ही केबल्स एंट्री करने के लिए रिक्वायरमेंट था, बाकी सब होल्स खाली रह गया, तो वहां से तो बहुत कुछ हो सकता है, कोई रोडेंट एंट्री भी हो सकती है, चूहा हुआ घुस सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करना था, टू सील दिस होल्स ऑल्सो, वो एक रबर से सील कर देते हैं होल्स को। ऑलरेडी उसके ऊपर डमी निकाल दो तो होल बन जाएगी, रबर को लगा तो होल सील हो जाएगी, ठीक है। वो फोटोग्राफ सारे कुछ हैं, देख के समझ जाओगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक्सेस लैडर, शेल्टर जो है ग्राउंड लेवल से होता है, क्योंकि शेल्टर जब लगाते हैं, जब इंस्टॉल करते हैं नीचे से, वो भी शेल्टर की फाउंडेशन नीचे से होती है, पिलर लगाते हैं, 4 पिलर्स के ऊपर शेल्टर होता है, ठीक है। ग्राउंड हाइट पे है, तो टू एक्सेस शेल्टर तुम्हें लैडर डोर तक, दैट इज कॉल्ड शेल्टर एक्सेस लैडर। छोटी सी 2 स्टेप वाली लैडर, ठीक है, लोहे की लैडर है 2 स्टेप्स की, नीचे से ऊपर के लिए, ठीक है, दैट इज शेल्टर एक्सेस लैडर। शेल्टर के अंदर एक पोर्टेबल लैडर भी होती है, साइड पे मिलेगी। शेल्टर की हाइट 3 मीटर है,
तो शेल्टर के जो केबल्स हैं शेल्टर के अंदर वो ऊपर से ले होते हैं सब, ठीक है। ये अगर मान लो शेल्टर है, यहाँ पे BTS, यहाँ पे PIU सब रखा है, तो वो सारे केबल जो टावर से आते हैं केबल्स, वो सारे ऊपर से ही हॉरिजॉन्टल केबल ट्रे के ऊपर लेइंग होती है। ऑल दोस केबल्स आर लेड फ्रॉम टॉप ऑफ द शेल्टर, नीचे से नहीं होती है केबल के। तो ऊपर में जो भी केबल्स ले होती है, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन दोस केबल्स, तुमको तो हाइट पे कैसे काम करोगे, पहुंचेगा ही नहीं हाथ। तो काम करने के लिए एक पोर्टेबल लैडर, जो फोल्डिंग जो लैडर होती है, वो भी साइड पे रहती है, कि ताकि तुम उस केबल्स पे काम कर सको इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं ग्राउंड करने का सेकेंडरी प्रोटेक्शन, एक तो एंटीस्टैटिक मैट है, वो तो क्या बोलते हैं, इट इज ऑलरेडी एन इंसुलेटर, ठीक है। अगर मान लो वो किसी वजह से गीला हो गया, भीग गया, ठीक है, कहीं शेल्टर में लीकेज है पानी का, फॉर एग्जाम्पल शेल्टर कुछ दिन तक ठीक है, 5-6 साल हो गया, कहीं ना कहीं लीकेज हो जाएगा, लीकेज से बारिश का पानी अंदर घुस गया मान लो, ठीक है। और अगर उस टाइम में तो वो एंटीस्टैटिक मैट, उसका जो प्रॉपर्टी है इंसुलेटर का, इट विल नॉट बी एन इंसुलेटर एनीमोर इफ इट इज वेट, ठीक है। तो इन दैट केस एक्सट्रीम कंडीशन में उसको फिर ग्राउंडिंग, उस टाइम में अगर तुम काम कर रहे हो एंटीस्टैटिक मैट के ऊपर पैर रख के, तो तुम्हें चांस है इलेक्ट्रिक शॉक का। तो दैट्स वाई इट इज ग्राउंडेड, कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो भी सेफ रहे, ठीक है। हाँ समझ गया, सेकेंडरी प्रोटेक्शन है वो, समझे, एंटीस्टैटिक मैट की ग्राउंडिंग किंग करते हैं। एंटीस्टैटिक मैट की ग्राउंडिंग कैसी होती है, यही रहने दो। शेल्टर के 4 कॉर्नर है अंदर से, ठीक है। कैसे शो करेंगे 4 कॉर्नर, ये 4 कॉर्नर है मान लो अंदर से शेल्टर के, ठीक है। ये पैनल है, वॉल पैनल, शेल्टर के वॉल्स है, वॉल तो मेटेलिक है, ठीक है, मेटेलिक पतली है, उसके ऊपर पेंटिंग किया हुआ है, मतलब पाउडर कोटिंग किया हुआ है। पाउडर कोटिंग मतलब स्प्रे पेंट जो होता है, पाउडर आता है, पाउडर को लिक्विड में मिला करके स्प्रे करते हैं तो वो पेंट बन जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पाउडर कोटिंग। हेलो, हाँ भाई, अभी ट्रेनिंग में है, वो कुछ फ्रेशर्स बंदे आए हुए हैं, उनको कुछ बंदे ज्वाइन किए हैं, नए बंदे, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल का। हाँ बोल बोल, लिस्ट कल शेयर होगा। हाँ मैं तुमको बता रहा हूँ अंदर की बात क्या है, ये साइट्स ATC की नहीं है, ATC की साइट नहीं है, समझे। ये जो साइट है, नहीं नहीं ना, ये साइट है ना, ATC अभी व्योम को खरीदने का सोच रहा है ना, ATC व्योम को खरीदने का अभी उनका बिडिंग चल रहा है, ठीक है। तो व्योम के साइट्स पे वो वैल्यू असेसमेंट करा रहा है, अगर वो साइट खरीदने से प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो उसके लिए जो सर्वे होता है ना, वो सर्वे करवा रहा है। तो बेसिकली दिस साइट्स आर व्योम साइट्स। तो बंदे कोई है तो रेफर करो, एक्सपीरियंस बंदे, काफ़ी रिक्वायरमेंट है। क्राइटेरिया क्या, बंदे को टेलीकॉम का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ट्रेनिंग का भी टाइम नहीं है ना, इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, 1 तारीख से 30 तारीख तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, 4000 साइट है। अब ये तो डिपेंड करता है नेगोशिएशन के ऊपर। ना ना ना, परमानेंट परमानेंट। हाँ हाँ, तो वो भी चलेगा, कुछ बंदे उसमें भी चल जाएंगे, वो क्या दिक्कत है।
रेफरेंस है तो दे दो। हाँ बता, तुमको बताते हैं बाद में, अभी तो ट्रेनिंग में है। 50% तो सही सुना है, 50%। अबे तुमको बताते हैं अभी, ऑफिस में, ऑफिस में उतना नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। अरे यार तुम बात करते हैं यार, तुमको रुको अपना, आराम से तुमको फोन करेंगे। कहाँ पे है तुम अभी, कहाँ पे हो? Okay. तो ये तो मेटेलिक है ना, इसका जो वॉल्स है 2000 दैट इज टिन शीट से बनी है, ठीक है। तो उसको भी ग्राउंडिंग करते हैं, तो चार शेल्टर के नीचे में कॉपर स्ट्रिप चारों तरफ रहती है, ठीक है, कॉपर स्ट्रिप। इसके ऊपर बहुत पतली सी स्ट्रिप होती है कॉपर स्ट्रिप, हर कॉर्नर पे ये दो दो कॉपर स्ट्रिप निकली रहती है हर कॉर्नर पे, ठीक है। इसके ऊपर हम मैट बिछा देते हैं कॉपर स्ट्रिप के ऊपर, ठीक है। कॉपर स्ट्रिप के ऊपर मैट बिछा दिए, तो कॉपर स्ट्रिप तुम्हें दिखेगी। अगर मैट बिछी है तो मैट तुम उससे पेस्टिंग हो जाती है, तो यू कांट रिमूव इट मैट को, ठीक है। तो तुम्हें जो ये स्ट्रिप ऊपर की तरफ जो निकली रहती है चारों तरफ, वही तुमको विजिबल होगी, ठीक है। सो जो कॉपर स्ट्रिप कॉर्नर पे विजिबल है, यू हैव टू सॉर्ट ऑल, ये जो दो दो स्ट्रिप है सॉर्टिंग करनी है, और एक पॉइंट से इसको अर्थिंग करनी है, ठीक है, समझ गए। तो इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो पैनल है इसका भी अर्थिंग, और फ्लोर जो है मैट उसका भी अर्थिंग हो जा रहा है। ये सारा चीज थोड़ा सा तुमको लग रहा होगा क्या है क्या नहीं है, फोटोज एक बार देख लोगे या फिर एक बार साइट पे विजिट कर लेंगे ना, तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, जो कुछ है नहीं इसमें। आगे बढ़ो भाई।